हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम हिंदी साहित्य का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य। आपका अपभ्रंश साहित्य बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और अगर हम इसके बात करें तो आपका अपभ्रंश साहित्य में बहुत सारे कवि आते हैं आपके। शंभु हो गए, पुष्यदंत हो गए, हेमचंद्र हो गए। तो हम सबके बारे में अच्छे से विस्तृत वर्णन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू आपको अपभ्रंश साहित्य का जो है प्रथम कवि माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्वयंभू आपके लिए। जितने भी इनके एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो है आपका इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्वयंभू की बात करते हैं। तो स्वयंभू आपका जो है राम कुमार वर्मा ने इन्हें जो है अपभ्रंश साहित्य का, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। और इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, पौमचर्यु, रिठणेमचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु जो है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है पौमचर्यु के बारे में। और अगर हम बात करें तो आपका स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। अगर हम पौमचर्यु के बारे में बात करें तो पौमचर्यु को जो है इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। और इसमें जो है राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पौमचर्यु में आपका कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, इसमें किसका चरित्र जो है वर्णन किया गया है, किसके बारे में बात की गई है, तो आपका राम के बारे में किया गया है। ठीक है, राम का चरित्र विस्तार से इसमें वर्णित किया गया है। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ठीक है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो इसमें आपके कुछ स्वयंभू से लेकर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हिंदी आपका अपभ्रंश का भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी तीन रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उसमें पौमचर्यु, आपका पौमचर्यु, रिठणेमचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, तो पौमचर्यु के बारे में भी आपकी इसमें रामचरित्र का विस्तार से वर्णित किया गया है। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। और इनके जो है स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। कुछ टॉपिक हैं जो कुछ पॉइंट है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्वयंभू को लेकर। तो स्वयंभू को आप अच्छे से जो है पढ़िए। और अगर बुक भी है आपके पास तो एक बार बुक का भी इसमें देखिएगा। और खास करके सजेशन ये देंगे कि जो है आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए इसमें, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुष्यदंत के बारे में। आपका दूसरे सबसे ज्यादा अपभ्रंश साहित्य में इंपॉर्टेंट है आपके पुष्यदंत। ठीक है, तो पुष्यदंत के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं पहले। पुष्यदंत शिवसिंह सेंगर ने जो है अपनी पुस्तक शिवसिंह सरोज में प्रथम हिंदी का प्रथम जो कवि माना है वो आपका पुष्यदंत को ही माना है। पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी भी तीन प्रमुख रचनाएं हैं आपके 63 महापुरुष गुणालंकार और आपके ड़य कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। आपका 63 महापुरुष जो गुणालंकार है इसमें इन्होंने जो है महापुराण नाम दिया है। महापुराण में आपके 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो ये जरूर अच्छे से रट लीजिएगा। और चाहे स्वयंभू की तीन रचनाएं हो गई, आपके पुष्यदंत की हो गई, सभी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइंड में जो है इनकी कम से कम रचनाएं तो पूरे अच्छे से सभी के होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पुष्यदंत 63 महापुरुषों का इन्होंने अपने महापुराण में वर्णित किया है। और पुष्यदंत को जो है हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस जरूर रखिएगा कि अपभ्रंश भाषा का जो है वाल्मीकि तथा व्यास स्वयंभू को कहा जाता है, और हिंदी का जो भवभूति है वो पुष्यदंत को कहा जाता है। और आगे देखते हैं, शिवसिंह सरोज ने पुष्य कवि को जो है पुष्यदंत को भाखा की जड़ कहा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा जाता है भाखा की जड़ किसने कहा, तो शिवसिंह आपके सेंगर ने कहा है। और किसके लिए कहा है तो पुष्यदंत को कहा है भाखा की जड़। ठीक है, और पुष्यदंत ने स्वयं को अपना उपाधियां दी थी। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु, कविकुल तिलक, काव्य रत्नाकर, इन्होंने खुद को ही विभूषित किया था इन उपाधियों से। और पुष्यदंत ने
हर्षण ने धम्म परीक्षा, हर्षण की जो पुस्तक धम्म परीक्षा में था, इन्होंने धम्म परीक्षा में जो है अपभ्रंश के 3 कवि बताए हैं कि अपभ्रंश के 3 प्रमुख कवि हैं, चतुर्मुख हो गए, स्वयंभू हो गए और पुष्यदंत हो गए। आपका चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, इन तीनों को प्रमुख कवि जो है हर्षण ने माना अपनी पुस्तक धम्म परीक्षा में। आपके और स्वयंभू ने जो है चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक कहा था, सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहा। पदड़िया बंद का मतलब होता है जिसमें 16 मांत्रिक छंदों का प्रयोग किया जाता है, 16 मात्राओं का आपका प्रयोग किया गया है। और तीसरे हम बात करें, सबसे आपके जो है तीसरे प्रमुख कवि अपभ्रंश भाषा के कौन है, तो आपके धनपाल हैं। धनपाल जो है इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा रचना इनकी याद रखिएगा, धनपाल की भविष्यत कहा। ये मुंज कवि के दरबार में थे तो उन्होंने ही इन्हें सरस्वती की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉइंट इनके बारे में नहीं है और बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता धनपाल के बारे में, तो इनकी रचनाएं ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी भविष्यत कहा इनकी रचना है धनपाल की, और अगर याद रखिएगा तो इनकी मुंज कवि के दरबार में भी थे और उन्होंने ही इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। अब बाकी रही पुष्यदंत के बारे में, तो पुष्यदंत का 63 महापुरुष घोड़ा अलंकार हो गया और डय कुमार चरिव, जसहार चरिव, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये अपने माइंड में एकदम सेट करके रखिएगा। ठीक है, और इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है और इन्हें भाका की जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो शिव सिंह ने भाका की जड़ कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। स्वयंभू हो गए, पुष्यदंत हो गए और धनपाल। बाकी जो बचे हुए लेखक है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।